नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल। इस अंक में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो उस समय बिहार दरोगा का जो पुलिस अवर निरीक्षक पद जिसको बिहार दरोगा कहते हैं के लिए जो परीक्षा आयोजित कराया था 2014 में, उसके हल प्रश्न पत्रों उसके प्रश्न पत्रों का पूर्ण व्याख्या सहित हल हम लोग देखेंगे। याद रखिए, अधिक से अधिक आप सब अभ्यास करिए। सबसे पहले वीडियो को देखिए, अगर वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करिए, ताकि हम आपके लिए बिहार दरोगा संबंधित या इस एग्जाम संबंधित बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए इस कड़ी में देखते हैं कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक है। सोहन मकान के भीतर है तो अंदर की बात कर रहा है। जैसे होता है कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक में या तो कुछ नहीं रहेगा या तो उसके बीच में कहीं ने लिखा रहेगा। कर्म कारक में या तो कुछ नहीं रहेगा या तो उसके बीच में को लिखा रहेगा। करण कारक में रहेगा या तो से बीच में लिखा रहेगा, कहीं के द्वारा लिखा रहेगा। संप्रदान कारक में लिखेगा, संप्रदान कारक मतलब कहीं के लिए बीच में लिखा रहेगा। आपादान कारक जो है ना, आपादान कारक मतलब से जुदाई का भाव व्यक्त है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद संबंध कारक जो है ना, संबंध कारक में मुख्य रूप से का के की, जैसे राम का भाई, जैसे राम का भाई हो गया, आपका पिता हो गया, इस तरह से उसमें लिखा रहेगा। उसके बाद अधिकरण कारक में रहेगा, अधिकार में या पर दिखाएगा। तो अधिकरण कारक है तो यहाँ पे में या अंदर पर में, मतलब अधिकार दिखा रहा है उस जगह में। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले, वो जानती है मृत्यु ने फिक्स नहीं है, इसलिए के नहीं लेगा। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। इसके लिए आप लोग मुख्य रूप से लुसेंट का जो हिंदी जो है ना, समान हिंदी, वो खरीद करके उससे अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वाक्य का हो गया, मुहावरा का हो गया, इस तरीके से आप अभ्यास कर लीजिएगा तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहिएगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है। तो यह उसने कहा की लगाया था, कंजंक्शन जैसे की लगाया, तो यह क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत मिश्र वाक्य के अंतर्गत। सरल वाक्य नॉर्मल एक लाइन में लिखा रहेगा, उसके बाद आपका संयुक्त वाक्य रहेगा 2 या 3, उसके बाद एक 2 वाक्य में, और मिश्र वाक्य 2-3 मिलाकर लिखा रहता है। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची कौन सा अरविंद है। तो इसलिए पर्यायवाची शब्द को भी आप तैयार कर लीजिए। हम भी आपके लिए लुसेंट का जो पर्यायवाची है, जो हिंदी जो मेन, उसका एक कलेक्शन आपके लिए हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे। लोहे का चने चबाना, मतलब लोहे का एक चना होता है, उसमें भी लोहे का, उसको चबाना मतलब काफ़ी मुश्किल काम करना, मतलब या संघर्ष करना। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सबसे पहले अगर आप वीडियो को स्पीड में देखिए, उसमें आंसर समेत देख लीजिए। अगले बार जब दोबारा इसको देख लीजिए ना, तो स्पीड लगा के देख के उसके साथ साथ में आंसर देते चलिए, और कोशिश करिए कि आपका लगभग 90% गलत ना, 90% आपका सही हो, गलती नहीं हो। हाथों हाथ में कौन सा समास, हाथ के ऊपर हाथ है ना, तो हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समान है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं की बात करते, दिवाइयाँ शुद्ध है, मयंक शुद्ध है, उज्ज्वल गलत है। हर्ष जो व संयुक्त उज्ज्वल होगा। अगला देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है। राजाध्यक्ष मतलब राज्याध्यक्ष है, किस शब्द में समास है। राजा रानी है, यथाशक्ति, सब में राज्याध्यक्ष है, यथाशक्ति है, उस सब में तो समास है। राज्याध्यक्ष मतलब तत्पुरुष, राज्य का मतलब इसमें प्रधानता की दिखा रहा है। राजा रानी द्वंद्व का भाव, जैसे लोटा बाटी राजा रानी है, इसमें मुख्य रूप से द्वंद्व समास है। और उसके बाद फिर ये आपका यथाशक्ति में इसकी प्रथम पद प्रधान है। यथा जिस प्रकार शक्ति तो होता है, यथा मतलब यथाशक्ति, मतलब इसमें प्रथम पद की प्रधानता है। तो आप लोग सब में जो है ना समास है। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक। एंटा जैसे एंटा लगा तो एंटी अपोजिट का दिखाता है, तो अपोनेंट हो गया विरोधी। इसका ये एंटा ये जो है ना रूट वर्ड है। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन। इनसेन का हो जाएगा सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट विच इज फिट टू बी ईटन इज नॉन इज, मतलब जो कि आसानी से ईटन के लिए जो फिट हो जाए, खाने के लिए जो फिट हो जाए, उसको क्या हो जो कर सकते हैं, एडिबल कहते हैं, खाने योग्य। Which of the following is similar in meaning as the phrase in name only name का बात है। एक्सेस द नॉमिनल नहीं कहते, नॉमिनल कहते नॉमिनल फॉर्म पर देखते नामनिक फॉर्म पर द नेम, जिसमें खाली ओनली नाम उसका दर्शाते हैं। फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज वाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉज डैश इक्वल राइट वाज नॉट इनफ, मतलब गारंटी नहीं देता है, एक तरह से आश्वासन देता है, एश्योरेंस देता है, गारंटी नहीं देता है। आपके सभी लॉ मतलब ये कहते रहेंगे, आपके राइट अधिकार जैसे के तैसे रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज। आयरनिंग आउट मतलब क्या हो जाएगा, रिसॉल्विंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसॉल्विंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईरर व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव। देखा ही हैड कमिटेड, पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है तो सब पास्ट में ही रहेगा। दैट द वुड जो है ना, बी एस्यूड, बी प्रेजेंट को दिखा दे, बी के जगह पे हैव लिखा है, हैव एस्यूम्ड, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इनकरेक्ट है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में भारत यात्रा का क्रमानुसार निर्दिष्ट करिए। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। हर्षवर्धन के समय में वैनसांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो फाहियान आया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया था। लगभग ये 402 ईस्वी में आया था। वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। तो यह कब का आया था, 429 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के दरबार में, सॉरी 629 ईस्वी में। और ये थॉमस रो आया था जहांगीर के काल में। कब आया था, जहांगीर के काल में, जहांगीर 1615 ईस्वी में, मतलब 231, किसमें ऑप्शन नंबर 231 सी में है। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी थे। तो आर्यभट्ट साहब का नाम इसके
साथ जुड़ा होता है। और सर्वप्रथम आर्यभट्ट साहब की 2 पुस्तक है, एक है आर्यभट्टी और दूसरा है महासिद्धांत। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में पुस्तक का जिक्र है और यह पुस्तक 1889 डेट तक जिक्र है, इसलिए डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? भारत को उसने जीता था 326 ईस्वी पूर्व में। अगर सिकंदर का जन्म अगर बात करते हैं, जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था क्या था? फिलिप था। क्या था नाम? फिलिप था। और इनके गुरु का नाम क्या था? इसके गुरु का नाम था अरस्तु था। और सिकंदर ने भारत पर विजय जो है वह पंजाब के शासक पोरस के साथ लड़ा था, जिसे हाइडे स्पीसीज या झेलम का युद्ध कहा जाता है। और यह 326 ईस्वी में लड़ा गया था, ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, याद रखिएगा। 13वीं शताब्दी के द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। कौन था? यह जियाउद्दीन बर्नी कि जो जिहादुद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरदौसी या फतवा जहांदारी है। अगला, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? सल्तनत की महिला राजकर्ता रजिया सुल्तान को माना जाता है और प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका यही रही है। और इतिहासकार मिन्हास उस सिराज ने इसका कार्यकाल 3 वर्ष और 5 महीने एवं 30 दिन लगभग बताया है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक साम्राज्य की स्थापना? तुगलक साम्राज्य की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। और उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मुगल जो है मुख्य रूप से मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मंगोल की हम लोग बात करते हैं तो मंगोल शासक कौन था? शासक अगर है, शासक था बाबर था। बाबर जो था ना, मंगोल शासक था, मंगोल वंश से संबंधित था। और इसका चूंकि इसका पिता जो तुर्की था, चगताई तुर्क था इसका पिता। और इसकी जो माता जो थी ना, माता थी वह मंगोल वंश की थी। किस वंश की थी? मंगोल वंश की थी इसकी माता, बाबर की माता। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर शासक ने बनवाया था? तो इसमें मतलब जो इस मुगल बादशाह ने बनवाया था, तो अकबर ने। मतलब हुमायूं का मकबरा उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? कैलीग्राफी मतलब होता है सुंदर लेखन कला। राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राज राजेश्वर मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। कहाँ है? तंजावुर में। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। और तंजावुर कहाँ पड़ता है? तंजावुर जो पड़ता है वह तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण चोल शासक ने किया था। किसने किया था? चोल शासक ने किया था। उसका नाम था राज राजा प्रथम था। और यह अनुयायी किस धर्म का था? अनुयायी था, यह शैव धर्म का यह अनुयायी था। राज राजेश्वर मंदिर जो है ना, वह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म इंपोर्टेंट है। तो 1489 कब? 14 नवंबर 1489। इसी दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च जो है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया था। इसी को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकल करके 385 किलोमीटर यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और उन्होंने नमक कानून तोड़ा। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। और बाल गंगाधर तिलक जो है वह गरम दल से संबंधित नेता थे। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी सहजानंद साहब के द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय, पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की इन्होंने। और साथ में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र को नील दर्पण के लेखक माना जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत की भर्त्सना की थी? और यह था मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा यह भर्त्सना किया गया था। दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा उन्होंने भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं था, राजनीतिक कारणों से उसका प्रवाह जो है इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड में राजनीतिक कारणों से होता था, इसलिए 1867 ईस्वी में इन्होंने आर्थिक निकासन अवधारणा को प्रस्तुत किया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। उसके बाद लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी? यह कथन है अब्राहम लिंकन साहब का। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन साहब का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? निर्धारित न्यूनतम आयु की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह 21 वर्ष है न्यूनतम आयु। उसके बाद अनुच्छेद 243 के 9 में ऐसा प्रावधान किया गया है। और इसका पूर्व विघटन से है ना 6 माह से पूर्व नई चुनाव किया जाता है। 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाते हैं। अगला, बलवंत राय मेहता, ये नाम है बलवंत फिर राय फिर मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार से पंचायती राज की सिफारिश की? 3 नाम है तो त्रिस्तरीय याद रखेगा। और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय का सिफारिश किया था। और 1957 ईस्वी में ग्राम हो गया, उसके बाद ब्लॉक हो गया और जिला स्तर पर व्यवस्था किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में, कहाँ पे? नागौर जिला में इसकी व्यवस्था किया गया था। संविधान के किस संशोधन ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता बताया है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वोच्चता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार डैश होता है, देश के न्यायिक प्रक्रिया के प्रचलन का सूक्ष्मता अवलोकन, संविधान विधि का प्रावधान संवैधानिक वैधता का परीक्षण के लिए किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन में यहाँ पे होता है राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और कब किस अनुच्छेद में 164 में है। और राज्यपाल जो है ना, वह जो सबसे बड़े दल, बहुमत नहीं प्राप्त करने पर सबसे बड़े दल को जो है वह जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उन्हें 1 महीने का समय देता है कि आप 1 महीने के अंदर में जो है अपना बहुमत सिद्ध करिए। अगला, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहां कर सकते हैं? वह कहीं भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का सेवारत कब तक कर सकते हैं? तो वह 65 वर्ष तक अपनी सेवा का योगदान दे सकते हैं। उनके बाद राष्ट्रपति को अगर वह त्यागपत्र देना चाहे तो लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। और अगर संसद के द्वारा सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2014 अब 2024 आ गया है, तो फ्रेंच ओपन 2024 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज है। कौन है? कार्लोस अल्काराज। और दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि मुख्य रूप से क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहां खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह की हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है ग्रह के रूप में? वह होती है प्लूटो, क्योंकि प्लूटो 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, उसमें प्लूटो को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था, क्योंकि यह अपनी कक्षा को घूर्णन के समय काटता था। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर आयनान किस दिन पर होता है? तो उत्तर आयनान मुख्य रूप से 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को जो है ना, यह उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात कर रहा है उसी संबंध में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस कहां से गुजरती है? दिल्ली में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, बिहार, बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? हावड़ा और मुंबई के बीच में गीतांजलि एक्सप्रेस को चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और गीतांजलि पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। दक्षिणी नोबेल कमांड का मुख्यालय कहां पे है? तो दक्षिणी नोबेल कमांड का मुख्यालय कोचीन में, याद रखिएगा। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो ये अगर भारत की बात करते हैं तो ये नक्षत्र नहीं बन रहा है सही से, यह भारत है और ये दक्षिण है, क्योंकि नेवी का समुद्र एरिया में रहता है। तो यहाँ मान लीजिए अगर ये सेंटर है ना, तो यहाँ तमिलनाडु पड़ता है, तो विशाखापट्टनम पूरब हो गया, पश्चिम ये मुंबई का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, और उत्तर में कोई नहीं है, क्योंकि 3 ही कमांड है नेवल का, और दक्षिण में है कोचीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है? तो वह असम राइफल को सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। और यह 1835 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कछार नवेली, क्या नाम था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा कछार लेवी, क्या नाम था? कछार लेवी में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुख्य रूप से शिलांग में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? वर्तमान में इसके महानिदेशक विकास लेखड़ा हैं। पूर्व नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? अभी तुरंत आपको बताएं, ये अपना मान लीजिए कि ये जो है ना अपना भारत देश है, ये अपना भारत देश है। तो पूर्व नेवल कमांड अभी आपको नक्शा से बताया है। नेवल हमेशा कहाँ रहेगा तथा जो है समुद्री सीमा से रक्षा करेगा। 3 कमांड होता है। यहाँ पे मान लीजिए तो यहाँ पे तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो यहाँ विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम तमिलनाडु में है, और यहाँ महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद यहाँ कोच्चि केरल में है, कोच्चि। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। देखिए क्या पूछ रहा है? पूरब पूछ रहा है। पूरब कहाँ है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसे पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। और इसके बाद अगला देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल अगर कहा जाए तो कार्यकाल कहा तो 1952 से लेकर के 62 तक था। और 1954 ईस्वी में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में जो है SPD घटना चक्र जो है समान अध्ययन करके क्विज सीरीज चल रहा है, तो उसे आप लोग देखिए, काफी ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा परीक्षा में, खास करके इतिहास और साइंस का भी चला रहे हैं। तो उसको कंप्लीट होने के बाद उतना तो आपको देखना पड़ेगा, और आप क्राउन या आप लूसेंट किसी एक किताब को आधार बना करके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए आधार बना करके तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी का कहा जाता है मोर होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वहीं राष्ट्रीय अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय ध्वज की बात अगर है तो ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। राष्ट्रगान है, अगर गान है तो जन गण मन है। राष्ट्रगीत है तो वंदे मातरम है, और उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पुष्प है तो कमल है, राष्ट्रीय पुष्प है तो कमल है। अगला, दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे की अगर बात करते हैं ना, तो इसका मुख्यालय कहां पे है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका यहाँ पे मुख्य रूप से आपका दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता
अगला है मतलब गार्डनरीच कोलकाता में है। अगला देखते हैं। अगला है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा में स्थित है और बड़ौदा 1930 में देहरादून में पहले था। उसके बाद स्टाफ कॉलेज। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोचीन जो है वह केरल में है, कोचीन बंदरगाह। उसके बाद अगर कर्नाटक में कहा जाए तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। और एन्नौर है। उसके बाद चेन्नई है, तूतीकोरिन है, ये सभी तमिलनाडु में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई कहाँ स्थित है। गुवाहाटी में। और यह असम के पहले स्वतंत्र भारत के असम के पहले सीएम मुख्यमंत्री थे। ASLV का पूरा नाम क्या है। एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, आप आंसर को भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरी तीसरी बार जब आप वीडियो देखें तो आंसर देखिए नहीं, आप उसका टिक मारते चलिए, आंसर बोलते चलिए। इस तरह से आपका यह प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है डिटेल के साथ तैयार हो जाएगा। और साथ साथ में डेली सप्ताह में रिवीजन जरूर करिए। और इससे ये होगा कि आपका जो प्रश्न है मन मस्तिष्क में छप जाएंगे, गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। उत्तराखंड में है। और यहीं पर से है ना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से शुरू किया गया था। कब। 1973 में। दी वेदराई अयंकर बजाते थे। क्या बजाते। इनका संबंध जो है ना वीणा वादन से है। इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन जो है ना इनका आप विविध निश्चित रूप से अध्ययन करिए, काफी उपयोगी होगा। भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। भरतनाट्यम जो है ना यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु कहाँ है। नाडु तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए होगा भरतनाट्यम है। इसके लिए आप लूसेंट या क्राउन का विविध पढ़ सकते हैं, काफी उपयोगी होगा। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा। पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कंडीशन जब बर्फ जो है ना पानी में तैर रहा है, बर्फ का पिघल जाएगा तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है क्या। जब पक्षी उड़ता है ना आकाश में, तो उड़ता है तो एक जगह जाता है तो उसमें उस समय स्थिति ऊर्जा होती है। और जब उड़ने लगती है गतिज ऊर्जा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है। दोनों होती है। स्थिति और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा, उड़ने लगती है तो गतिज ऊर्जा। सूत्र जो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है मुख्य रूप से कि टीवे सेकंड में काटा हुआ अंतर को S से डिनोट किया जाता है। S मतलब होता है मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो विस्थापन को S कहा जाता है। प्रारंभिक वेग है ना, प्रारंभिक वेग को क्या कहा जाता है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग भी त्वरण क्या कहा जाता है। त्वरण ए कहा जाता है। तो अगर गति का फर्स्ट नियम देखें तो गति का पहला नियम v बराबर होता है u प्लस AT। और दूसरा नियम की बात करें S निकालते हैं स्पीड UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा अगर नियम उससे v स्क्वायर वेग निकालते हैं u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे बैठा करके आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी कोई भी समीकरण का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। सोने का शुद्धतम रूप कितना होता है। तो सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट का सोना सबसे प्योर माना जाता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा प्रसिद्ध किसका उपयोग लिया जाता है। बैटरी में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का इस्तेमाल बैटरी में हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। खास करके लेड बैटरी में, किसमें, लेड बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोपला प्रक्रिया से बनता है। कोपला प्रक्रिया से ये एक प्रकार से कोयले कार्बोनेशन कहा जाता है। कोयले निर्माण की प्रक्रिया है। कोयले निर्माण कोयला प्रक्रिया से बनता है। कार्बोनेशन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। सामान्य नमक का कौन सा बैक्साइड नहीं तो कैलाइट, पाइराइट की कैलसाइट तो कैल्शियम से संबंधित है। आपका मुख्य रूप से कैलाइट हो जाएगा। क्या है सामान्य नमक, कैलाइट है। और रासायनिक दृष्टि से इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। रासायनिक दृष्टि से मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मूत्र में जो होता है मुख्य रूप से यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, यूरिक एसिड। इसमें यूरिक एसिड मतलब कार्बनिक यौगिक है। कौन सा है, कार्बनिक यौगिक है। या कौन सा है, कार्बनिक यौगिक। इसमें मुख्य रूप से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला, नोमेटेड द्वारा कौन सा रोग होता है। नोमेटेड है ना, तो नोमेटेड द्वारा फाइलेरियासिस नामक रोग होता है। इसी से फाइलेरिया जिसको कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिका WBC, व्हाइट ब्लड कार्पेसेल। इसका फुल फॉर्म याद रखेगा। इसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, याद रखेगा। ल्यूकोसाइट का श्वेत WBC, WL की तरह लग रहा था, L से याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट। समझ गए ना। यह संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अप टू एग्जाम तक जो है टेस्ट सीरीज तो निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हैं। और नया कंटेंट NCERT वर्जन में उपलब्ध निश्चित रूप से कराएं। NCERT साइंस का 100% करवाएंगे, पहले वो कंप्लीट होने के बाद, घटना चक्र के बाद। एंजाइम मदद करता है किसमें। एंजाइम जो है ना मुख्य आसान क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में, प्रजनन में एंजाइम की बात करता है। यह एक प्रकार से जैविक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, मतलब भोजन पचाने में। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है, सामान्य रूप से होता है छोटी आंत में। अगर भोजन का पाचन जो होता है ना, भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुंह से और सामान्य रूप से होता है छोटी आंत में, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य के पुरुष का सामान्य ताप डिग्री सी में तो 37 डिग्री सी होता है, लगभग 36.9 मतलब 37 डिग्री सी का था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये डिग्री सी नहीं होता, डिग्री सी में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सी मतलब 36.9 डिग्री सी होती है। सबसे बड़ी धमनी आर्टिलरी नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी धमनी नाम है बड़ी धमनी को क्या कहा जाता है, महाधमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाधमनी। कतला मछली होता है ना, और रहू किस प्रकार से, कतला और रहू जो है ना वह एक प्रकार से फ्रेश वाटर की मछली है। फ्रेश वाटर में इस मछली का प्रजनन, जनन और विकास होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक
रासायनिक सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये मतलब इसका अगर रासायनिक नाम होता है ना, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट जो है ना यह एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट है। किस प्रकार का हिंज ज्वाइंट? इसमें एक लिक्विड रहता है जो अप डाउन करता है, इसलिए एल्बो ज्वाइंट, जहाँ एल्बो होता है ना वहाँ हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया? तो विलियम हार्वे साहब का के द्वारा रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किया गया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो यह वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। लुसेंट या क्राउन को अपना एक आधार किताब रखें, इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ें और घटना चक्र से प्रश्नों का अभ्यास करें और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लगातार बनाएं। तो इससे ये हो जाएगा प्रश्न की प्रवृत्ति आपको समझ में आ जाएगी, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, और आपका अभ्यास बढ़िया हो जाएगा। तो निगेटिव जो छोटा क्वेश्चन वो गलती नहीं होगा और रिजल्ट आपका श्योर हो जाएगा। अंधे को पढ़ने के लिए किस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तीव्रता, तीव्र कितना ध्वनि है तो उसकी आवृत्ति के द्वारा, जो उसकी आवृत्ति के द्वारा तीव्रता निर्धारित किया जाता है। तीव्रता मुख्य रूप से जो होता है, उसके बाद फिर अगर प्रबलता अगर कहा जाता है, प्रबलता यह मुख्य रूप से आयाम के द्वारा, ठीक है, आयाम से उसकी प्रबलता का निर्धारित किया जाता है। सिड्स क्या है? सिड्स एक प्रकार के SIDS, याद रखें SIDS से मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मतलब एक तरह से घातक मृत्यु रोग है, बच्चों में होता है। सडन SUDD इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का मुख्य रूप से कार्य जो होता है ना वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। उसके बाद एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से जो प्रयोग में लाया जाता है ना तो रक्तचाप घटाने या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की गणना के लिए बोल रहा है। तो आर टोटल कितना हो गया? आर है 2 ओम, 2 प्रतिरोध 2 टोटल 6 ओम हो गया। और चूंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है धारा, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR, तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा? पहले V अब बटा R। V कितना वोल्ट है? 1.5 वोल्ट है, बटा यही ना 6 ओम हो गया ना टोटल जी 6। तो ये को सुनो इधर चौका 15 चौका 60, तो लगभग जो है ना मतलब इससे मतलब 1/4 को की लग से 0.25 एम्पियर, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रिपल एंटीजन का। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना साहब के द्वारा जेनेटिक खोज खोजा गया था। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से, हाँ ये बता सकते हैं, क्लोरीन मिलाने पानी का तो कोई स्वाद ही नहीं होता, से कोई मतलब नहीं, ये सभी तो होगा नहीं। तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मुख्य रूप से घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला देखते हैं, एक रिजु रेखा पर दो, एक रिजु रेखा है ना, एक रिजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान, ये मान लीजिए कि आसन्न कोणों का मान, एक का मान है x डिग्री और एक का मान लीजिए इसका मान है x डिग्री, इसका मान है 2x - 27 डिग्री है। तो दोनों में छोटे कोण का x का मान ज्ञात करें। तो ये जो रेखा है ना रिजु रेखा, तो इसका वैल्यू कितना होता है? सीधी रेखा उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो गया? ये तो पूरा हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस 2x - 27 बराबर हो गया 180 डिग्री। 3x बराबर 180 प्लस 27 करेंगे तो 180 और 27 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7, 8, 10 का 0 बाकी 1, 1, 2, 1, 3। तो ये होगा कितना? 207 में इसको कटा दीजिए, 3 6 18 मतलब 69 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो x का मान 69 ही नहीं होगा ना जी। अगर y का मान निकालते हैं तो 180 में 69 घटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए छोटा तो 69 हुआ। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु की उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी और लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हाँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना साइंस करके टेस्ट सीरीज चला गया, हाँ पहले चलाया गया, लेकिन वो बिहार में जितने एग्जाम उसी का संग्रह, आप उसको देख लीजिए, काफ़ी उपयोगी होता होगा। हम हालांकि लगभग 15 क्वेश्चन का एक सेट चलाएंगे, लेकिन अभी नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे कुछ समय बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन ये टेस्ट के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो काफ़ी उपयोगी होगा। तो इसमें मान लीजिए कि वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान मान लेते हैं हम x है, तो आदमी की आयु कितना है? तो उसके वर्तमान आयु से 24 साल अधिक है, यही ना जी। और अकॉर्डिंग टू कितना? 2 वर्ष में उसकी उम्र, तो x + 2 इधर भी दे दीजिए, और 2 वर्ष में जो उसकी उम्र जो है इधर कितना? x + 24 + 2 इधर दे दीजिए। 2 वर्षों में लड़की की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो लड़का का उम्र ये है, इसका 2 गुना ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x का वैल्यू 22 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। a - b बराबर 3, a² + b², तो a b का मान है ज्ञात करें। a - b बराबर 3 है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दे दीजिए, तो बराबर हो गया ना। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² जोड़ b² और -2ab बराबर कितना होगा? 3 × 9। अब देखिए a² + b² का वैल्यू कितना है? 29 है, 29 - 2ab बराबर 9। तो 29 और 9 + 9 को इधर करिए, -9 हो गया और 2ab हो गया, यही होगा जी। तो यहाँ कितना? 20 बराबर हो गया 2ab हो गया, 2 दही 20। तो ab का मान पूछ रहा था कितना होगा? 10 हो जाएगा। अगला देखते हैं, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा।
और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि स्कूटर को 5800 में बेचा जाता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। खरीदा कितना है, सीपी बराबर कितना है, सेलिंग मतलब उसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 4700। 4700 में 800 रुपया खर्चा करता था, 800 और बढ़ गया ना जी, सुन के सुनो, 800 15 5 बाकी 1 4 1 5500 हो गया। और उसको बेचता कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 5800 है, तो उसको इतना खर्चा किया इतना, तो प्रॉफिट मेरा कितना 300 टका का प्रॉफिट रहा। तो 300 गुना 100 बटा कितना है, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे जाता है 55। तो इसको आप काट कूट दीजिए, इसको 2 गाय 5 से 20 पंचे 100, 11 पचे और 20 दिया 60 बटे 11, मतलब 11 पचे 55, 5.5 बटे 11% हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने पैसा वेतन का 665 रुपया खर्च करता है, तो 65% खर्च करता है और वह प्रतिमाह 525 रुपया बचत करता है। उसकी मासिक आय ज्ञात करना, 65% खर्च करता है ना, तो उसका बचत कितना हो गया। मान लीजिए 100% में 65% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 35% उसका बचा जी। आप देखिए 35% बराबर कितना, यह बराबर है 525 रुपया, इतना नहीं प्रतिमाह बचत करता है, तो प्रतिमाह 35% ना, तो इसलिए 1% अगर हम निकालते हैं तो 525 बटा 35 हो गया, 525 बटा 35 हो गया। तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 5 1 5 और 0 बचे 25, 5 और 5 5 7 35, 5 से कटाइए इसको तो 7 से कटाइए 7 का 7 और 7 5 35। इसलिए प्रतिशत अगर करते हैं 1% को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 100। तो एक वस्तु का मूल्य करते हैं तो कोना कोनी 15 गुना 100 कितना हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB BC एंगल है, तो मतलब AB बराबर है BC, ठीक है ना। और जो है ना, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है तो कौन B का मान ज्ञात करें, कौन B है इसका X का मान, तो E जब इसके बराबर है तो E भी इसी के बराबर होगा ना। तो यही हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, आप जानते हैं ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यही होता है ना जी। तो आप कौन ए का वैल्यू है x है, सॉरी यहाँ पे 2x - 20 है, जोड़ x है, चूंकि ये भुजा इसका बराबर है तो कौन भी बराबर हो जाएगा, जोड़ 2x - 20 बराबर 180 डिग्री है, यही है ना जी। तो यहीं पर से आप जो है ना x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकालिएगा 44 डिग्री हो जाएगा। ये चूंकि इसके बराबर है तो ई प्लस ई तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, वहीं से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो x का वैल्यू आपका 44 डिग्री निकलेगा। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है ना 24.64 वर्ग मीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो 22/7 r स्क्वायर बराबर है 24.67। यहाँ से काट पीट करके r का मान निकालिएगा 2.8। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना r का मान 28/10, 7 चौके 28 हो गया ना जी। और कितना हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, और अब तो कटेगा नहीं है, 4 दूनी 8, 88 हो गया। 88 और 5 से कटाइए तो 5 का 5 और 5 7 35 हो गया, मतलब 17.6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण है 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, यही होता है बराबर 20। यहाँ से e का वैल्यू निकाले, a बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे √2। 20 को क्या लिखते हैं 10 गुना 2 20 होता है बटे √2, इसको कटाइए तो √2 हो जाएगा, 10 √2 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, तो a कितना होगा 10 √2 का होल स्क्वायर, तो 10 गुना 10 कितना होगा 100 गुना 2 कितना होगा 200, ऑप्शन नंबर बी। एक षटभुज के कोनों का योग पूछ रहा है, तो षटभुज के कोनों का योग हमेशा याद रखेगा कि आंतरिक कोनों का जो योग होता है ना, कोनों का योग, आंतरिक कोनों का योग n-2 गुना 180 होता है, हमेशा याद रखेगा। तो n का वैल्यू कितना है, 6 को भुजा 6 - 2 गुना 180, 6 2 4 गुना 118 चौके 72, 720 होता है। अगला, त्रिभुज ABC का शीर्ष a 90 डिग्री है, BC की लंबाई ज्ञात करें यदि AB 24 दिखाएं। त्रिभुज ABC यही है ना, ABC का शीर्ष a 90 डिग्री, तो यानी मान लीजिए a ये है 90 डिग्री का, ये है B और ये है C। AB बराबर कितना, AB बराबर है 24, तो और AC का वैल्यू कितना, AC का 7, BC निकालना। तो हम लोग क्या जानते हैं BC क्या है, BC कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 और मतलब ये 24 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 24 4 576 7 49 9 15 5 बाकी 1 चलेगा 12 2 बाकी 1 625 हो गया। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर इस स्क्वायर हटाते इस पर रूट, 625 किसका है 25 का, तो इसका हो जाएगा 25 mm हो जाएगा। नहीं तो ट्रिपलेट याद रखिए इस तरह का, 5 देखो 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 और 20 21 29। अब खोजिए दूगो मान कौन सा इसमें मिल रहा है, 24 7 किस में है 24 और 7 इसमें है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे लेकिन हम आपको इसका डिटेल, चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।